राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और मतदान से पहले चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले ही अब सभी राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते हुए। आज बीजेपी की ओर से जहां पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में मौजूद थे, मोदी ने जहां कई योजनाओं की बात कहते हुए साफ तौर पे कहा कि यह मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी पूरी होती है। बार बार वे अपने हर मंच से ही कहते ही सुनाई देते हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने कमान संभाली हुई थी। राहुल गांधी बार बार यही कहते रहे कि देश की जनता का पैसा कुछ लोगों के हाथ में मोदी सरकार दे रही है। मोदी सरकार को आम जनता की तकलीफ के बारे में नहीं पता। जाति जनगणना का भी मुद्दा उठा रहे। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की करोड़ों रुपए की और अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव के दौरान ये हताशा का परिचय है और अपनी हार को देखते हुए भाजपा ऐसा कर रही है। यह एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा किया गया है, जिसके तहत 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि जब्त की गई संपत्ति में एजीएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी है, जिसकी कुल कीमत 661.69 करोड़ रुपए है। ईडी ने बताया कि यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90.21 करोड़ रुपए है। ईडी के इस एक्शन पर कांग्रेस नेता ने भाजपा को निशाने पर लिया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर लिखा कि ईडी द्वारा एजीएल संपत्तियों की कुर्की की खबरें प्रत्येक राज्य में चल रहे चुनाव में निश्चित हार से ध्यान भटकाने की कोशिश है। राजस्थान में चुनाव होने हैं, उससे एन पहले ईडी के द्वारा इस कार्रवाई पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को निशाने पर लिया है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने 750 करोड़ की संपत्ति जब्त की है और ईडी की इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने जमकर इस मामले में कांग्रेस पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लगभग 750 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति ईडी ने अटैच कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि आज़ादी की लड़ाई में वे सिर्फ शामिल हुए, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को खुद तक सीमित कर लिया। नेशनल हेराल्ड की कहानी कहती है कि परिवार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी संपत्ति को भी अपनी संपत्ति मानती है। बीजेपी को एक ऐसा मौका मिल गया, वो भी चुनाव के मौसम में कांग्रेस को घेरने का, तो लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। एक बार फिर से भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर बीजेपी कांग्रेस को जमकर घेर रही है। कैमरामैन रफीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज 24, दिल्ली। आने वाले लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच छिड़ी तकरार के बीच इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को तैयारी करने के लिए कह दिया है। कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी की राह में एक और चुनौती खड़ी मिलेगी और वो चुनौती समाजवादी पार्टी की तरफ से होगी। अभी तक का जो इतिहास रहा है उसमें समाजवादी पार्टी ने कभी भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया, लेकिन बदले हुए हालातों में समाजवादी पार्टी ने अमेठी से पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक मनोज पांडे को, तो दूसरी तरफ रायबरेली से राकेश प्रताप सिंह को तैयारी करने के लिए कह दिया है। अभी तक की परंपरा यही रही है कि सैफई कुनबे के खिलाफ कभी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे। इसी तरीके से गांधी परिवार के खिलाफ भी कभी सैफई कुनबे ने उम्मीदवार नहीं दिए, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत 60 लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। छतरपुर के राजनगर में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला आचार संहिता का उल्लंघन का है। दरअसल दिग्विजय सिंह समेत जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राजनगर से, विक्रम सिंह नाती राजा और उनके समर्थक जो पार्षद है सलमान खान, जिसकी कुचलकर हत्या कर दी गई थी, उसी को लेकर कार्रवाई की मांग करने को लेकर धरने पर बैठे थे। पूरी रात दिग्विजय सिंह यहाँ पर धरने पर बैठे थे और यही वजह है कि बिना किसी अनुमति के ये धरना दिया गया था। इसको लेकर अब ये कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। आखिरकार जो सलमान है, जो पार्षद
जिसकी हत्या हुई कुचलकर, उसको लेकर पुलिस छानबीन भी कर रही है। पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पे हावी होती रही है, लेकिन अब बीजेपी की ही मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, कम से कम इस मुद्दे पर तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि वसुंधरा राजे सरकार के शासनकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार के मामले हुए थे उनसे जुड़ी जानकारी या नोटिस की तामील अखबारों में विज्ञापन देके करवाए। दरअसल 15 साल पुराना यह मामला है और इसमें एसीबी से लेकर हाई कोर्ट तक याचिकाकर्ता की गुहार लगाई गई थी। तो अब बीजेपी के नेता वसुंधरा राजे सरकार के शासनकाल में हुए इस भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम सवालों का जवाब भी देते कतरा रहे हैं। वहीं वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से इस पूरे मुद्दे पर भी चुप्पी साधी रही है और कांग्रेस इस पर अब बीजेपी के खिलाफ लगातार आक्रामक भी बनी हुई है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक और राजनीतिक दल की एंट्री हो गई है। इस पार्टी को रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सुल्तान सिंह ने बनाया है। 2017 में यूपी के डीजीपी थे। इस पार्टी का नाम बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी है। सुल्तान सिंह ने अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग के साथ की है। उन्होंने यूपी और एमपी के 15 जिलों को मिलाकर बुंदेलखंड बनाने की मांग की है। यूपी के 7 जिले झांसी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, ललितपुर, जालौन, महोबा को रखा गया है, जबकि मध्य प्रदेश के 8 जिले दमोह, पन्ना, सागर, छतरपुर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, अशोकनगर बुंदेलखंड में शामिल करने की मांग की गई है। आपको बता दें, सुल्तान सिंह 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। इनका जन्म बांदा में 8 सितंबर 1957 को हुआ था। शुरुआती पढ़ाई बजरंग इंटर कॉलेज और IIT रुड़की से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। इजरायल हमास युद्ध के बीच वैश्विक स्तर पर G20 लीडर की बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। वर्चुअल होने वाली इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी दिनों के बाद इस बैठक का हिस्सा होंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जे बाइडेन अन्य कार्यक्रम की वजह से इस वर्चुअल बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता, जिसमें G20 सदस्यों के नेताओं के साथ साथ 9 अतिथि देश और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख नेता इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का ऐलान किया था। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। मराठा समाज के बाद महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर अब धनगर समाज भी आक्रामक हो चुका है। कल जालना में धनगर समाज द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। रैली शहर से निकलकर कलेक्टर दफ्तर तक पहुंची। रैली में शामिल नेता चाहते थे कि उनका निवेदन कलेक्टर लेने के लिए खुद नीचे आए, लेकिन कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और एक अधिकारी को नीचे भेजा, जिसके बाद आंदोलक आक्रामक हो गए और उन्होंने कलेक्टर दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ मचा दी। अधिकारियों की गाड़ियां तोड़ी गई, 9 बाइक को भी वहां पर तोड़ा गया और जमकर पथराव भी वहां पर किया गया। दरअसल महाराष्ट्र में धनगर समाज को आरक्षण ST कैटेगरी में चाहिए। खुद देवेंद्र फडणवीस ने 2014 में मुख्यमंत्री बनने से पहले इस समाज को वादा किया था कि वो सीएम बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्हें धनगर आरक्षण ST कैटेगरी में देंगे, लेकिन अब तक उन्हें आरक्षण मिला नहीं है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आज सैफई में उनके नाम पर बनने वाले स्मारक का शिलान्यास किया गया। सैफई महोत्सव ग्राउंड पर मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल के पास आज उनके नाम पर बनने वाले स्मारक का शिलान्यास किया गया। पहले बाकायदा हवन पूजन हुआ। जानकारी के मुताबिक 8.3 एकड़ जमीन पर बनाए जाने वाले स्मारक को बनाने में करीब 80 करोड़ रुपया खर्च होगा। खास बात यह है कि म्यूजियम में मुलायम सिंह यादव के जीवन से जुड़ी उनकी सादगी की झलक भी होगी। यही नहीं, स्मारक में नेताजी की एक प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। उनसे जुड़ी तस्वीरों का संग्रह होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव समेत सभी समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे। आयोजन में न सिर्फ इटावा बल्कि आसपास के कई जनपदों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और मुलायम सिंह यादव को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान के ऊपर जालंधर के पास किसानों द्वारा
मुख्य जीटी रोड के ऊपर धरना लगा दिया गया है। ट्रैफिक बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। आज धरने का दूसरा दिन है क्योंकि किसान मांग कर रहे हैं कि गन्ने के जो रेट हैं उसमें बढ़ोतरी की जाए और वहीं पर पराली के ऊपर दर्ज हुए मामलों को सरकार तुरंत रद्द करे। और इसी के चलते ही अब आने जाने वाले जो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली जाना है या अमृतसर जाना है वो काफ़ी परेशानी के हालात में, ख़ासतौर पर विदेश की यात्रा को जाने वाले जहां पर उनकी फ़्लाइटें बुक हो चुकी हैं लेकिन अभी भी जाम में फंसे हुए हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ जो बैठक होने वाली है उसमें किस तरह का कोई सार्थक हल निकलता है या नहीं। बेशक स्थानीय अधिकारी किसानों को मनाने में जुटे हुए हैं लेकिन उनकी जो मनाने की कवायद है वो सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के भाजीमाल इलाके के धर्मसाल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया है और लगातार इस इलाके में आतंकियों की ओर से फायरिंग की जा रही है और हमारे जवान भी जवाबी फायरिंग कर रहे हैं ताकि दोनों आतंकियों को जितनी जल्दी हो सके जहन्नुम पहुंचाया जाए। सुरक्षा बलों को पुख्ता इनपुट मिला था कि राजौरी जिले के भाजीमाल के इलाके से सटे जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है और उसी आशंका के आधार पर सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और जब हमारे जवान जंगल को सर्च कर रहे थे, जंगल को कॉर्डन किए हुए थे और जंगल में छिपे आतंकियों ने हमारे बहादुर जवानों पर फायरिंग की और हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट थे और हमारे जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की है और लगातार अभी भी मुठभेड़ चल रही है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 राजौरी। कश्मीर घाटी में मिलिटेंट और उनके मददगारों पर कार्रवाई को जारी रखते हुए आज यहां पर जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 4 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया, जिसमें डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर शामिल है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल, शिक्षा विभाग का एक शिक्षक और एक और कर्मचारी शामिल है। इसके अलावा यहां जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 1 वर्ष के दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से लेकर ईडी, जम्मू कश्मीर पुलिस के क्राइम ब्रांच, एसआईए, एसआईयू द्वारा भी 500 के करीब प्रॉपर्टीज़ जो मिलिटेंटों की प्रॉपर्टीज़ थी या उनके मददगारों की प्रॉपर्टीज़ थी उन्हें भी सीज किया गया। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि जैसे ही इन कार्रवाइयों के चलते मिलिटेंटों को मदद मिलना ख़त्म हो जाएगी, उसी के चलते जो है जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का प्रयास तेज कर दिया है। इसके तहत वंचित बहुजन अघाड़ी ने दादर के शिवाजी पार्क मैदान में 25 नवंबर को संविधान सम्मान महासभा का जो आयोजन किया है उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी को भी बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शिरकत करेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है। प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस जिस तरह की भाषा करती है, इससे संविधान को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए संविधान का सम्मान करने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया है और इसमें सभी पार्टियों को शामिल होना चाहिए। मैं अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। आज नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक काफी अहम रही। कैबिनेट की बैठक में विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया गया कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार जल्द ही काफी विकास करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वर्ष 2010 से ही सरकार कर रही है। 2024 के पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है।
एक तरफ जाति आधारित गन्ना के आंकड़े जारी कर और दूसरी तरफ विशेष राज्य की दर्जे की मांग एक बार फिर से उठाकर नीतीश कुमार ने बीजेपी को कहीं न कहीं बैकफुट पर ला दिया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पंजाब और हरियाणा में आज सुबह सुबह ही ईडी और एनआईए की अलग अलग टीमों ने अलग अलग स्थानों के ऊपर रेड कर दी है और सुबह से ही छापेमारी का दौर भी चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ईडी की। ईडी ने यमुनानगर के जो बिजली निगम के रिटायर्ड कर्मचारी थे, सुबह सुबह ही जब वो सोए हुए थे तो उनके घरों पर छापा मारा और पूरी तरह उनके घरों को सील कर दिया गया। कहा जा रहा है कि किसी घपले के संबंध में ईडी की जो अलग अलग टीमें थी यमुनानगर में जांच करने के लिए पहुंची हुई थी और वहीं पर एनआईए ने पंजाब में सुबह सुबह ही छापेमारी शुरू कर दी। मोगा और खन्ना के अलग अलग स्थानों पर एनआईए ने छापेमारी की और कहा जा रहा है कि एनआईए ने ये छापेमारी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर हुए हमले के संबंध में पूछताछ करने के लिए ये छापेमारी की है। अब देखना होगा कि इस छापेमारी से एनआईए को क्या मिलता है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया है और सौरभ गांगुली से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की काफी नजदीकियां है और कुछ दिन से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सौरभ गांगुली एक साथ देखे जा रहे थे। और इसके पहले पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे और उसके बाद टीएमसी पार्टी के सांसद और अभिनेता देव को पर्यटन विभाग का राजदूत बनाया गया था। और लगातार पश्चिम बंगाल में इस बार बिजनेस यहाँ पे ग्लोबल को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहल कर रही हैं और पश्चिम बंगाल के बिजनेस का कैसे डेवलपमेंट हो इसके तहत एक बार फिर से सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर का जिम्मा सौंपा गया है। और पश्चिम बंगाल में ऐसे कई जगहों पे सौरभ गांगुली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जाए और इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल में कैसे लगे, इसके लिए सौरभ गांगुली लगातार प्रयास कर रहे हैं। और एक बार से फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सौरभ गांगुली एक साथ रहेंगे और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली को भी जाना जाएगा। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जहां पहली बार आतिशी ने पत्र लिखकर ये रिपोर्ट तय करी थी कि आखिर दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी का रोल क्या है ज़मीन घोटाले में और ऐसे में कैसे रकम को बढ़ाया गया, इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भेजी गई उपराज्यपाल को। अब उपराज्यपाल की उस रिपोर्ट को निराधार बताते हुए दूसरी रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि आखिर उस समय के जिलाधिकारी यानी कि डीएम को आखिर क्यों हटाने की बात की गई और उसमें मुख्य सचिव का रोल था या फिर नहीं है। आतिशी ने ये रिपोर्ट सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजी है और उन्हीं के जरिए अब ये रिपोर्ट सीधे उपराज्यपाल के पास जाएगी। अब इस दूसरी रिपोर्ट के बाद ये तय होगा कि उपराज्यपाल इस रिपोर्ट को किस आधार पर लेते हैं और क्या वाकई में एक्शन लेते हैं या फिर पहले की तरह इस रिपोर्ट पर जांच करके इसे आगे की परिस्थितियों के हिसाब से ढालते हुए नजर आते हैं। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ वरुण सिन्हा। गोल मछली बनी गुजरात की स्टेट फिश, लाखों में होती है इसकी कीमत। गुजरात के अहमदाबाद में चल रहे गुजरात ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोल मछली को गुजरात की स्टेट फिश घोषित कर दिया है। इस फिश की कीमत लाखों में होती है और इस पकड़ने की कला जानने वाले मछुआरों की कमाई भी लाखों में होती है। भारत ही नहीं विदेशों में भी इस मछली की काफ़ी डिमांड है। घोल मछली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली में से एक है। अहमदाबाद के साइंस सिटी में चल रहे 2 दिवसीय ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा और आखिरी दिन है जिसमें सबसे लंबे समुद्री किनारे वाले राज्य गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ पर फिशरीज उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला है। यहाँ का निर्यात जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इस ग्लोबल फिशरीज के चलते एक कोशिश ये भी की गई है कि घोल मछली जिसे स्टेट फिश घोषित किया गया है उसके उत्पादन में और उसके निर्यात में भी बढ़ोतरी की जाए। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। छठ पर्व की समाप्ति के बाद अब काफ़ी तादाद में जो बिहार आए लोग हैं वो अपने अपने कार्यस्थल की ओर लौट रहे हैं और इसको लेकर पटना जंक्शन पे काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर
जो यात्रियों की भीड़ है वो बढ़ गई है, उसको लेके काफ़ी अरेंजमेंट भी यहाँ पे किए गए हैं। ट्रेनों में टिकट बिल्कुल 1 नवंबर तक फुल बताए जा रहे हैं। फ्लाइट के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं और स्टेशन की हम अगर बात करें तो काफ़ी संख्या में जो यहाँ पे लौटने वाले हैं, हालांकि उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रवासी मजदूर हैं वो हैं। आज पटना से 25 स्पेशल ट्रेनें खुल रही हैं जो अलग अलग शहरों को जा रही हैं। इसमें कुछ ट्रेनें साउथ में जा रही हैं। सबसे ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो पटना और से मुंबई और दिल्ली के लिए हैं, जहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। इसके अलावा वंदे भारत और राजधानी जैसी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं जिसमें लोग जा रहे हैं। और लेकिन अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो सारे टिकट फुल बताए जा रहे हैं। जनरल क्लास की स्थिति है कि वहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं है, तो स्लीपर क्लास में भी लोग पूरे भर कर जा रहे हैं वहाँ पर। और जो एसी बोगी है उसमें भी सीटें नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि रेलवे प्रशासन का दावा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि जो लोग यात्री जो हैं उन्हें जाने में कोई परेशानी नहीं हो। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। ट्रैफिक मंथ में एक बात निकल करके सामने आई है। नोएडा में करीब ट्रैफिक रूल वायलेट करने वाले करीब 1,25,000 से अधिक लोग 20 दिन में पाए गए हैं। यानी कि साफ है कि सबसे ज़्यादा रूल वायलेट जो है वो गौतम बुद्ध नगर जिले में हो रहा है। वहीं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार जो है वो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि पिछले 2 सालों की अगर बात करें तो करीब 28 लाख ऐसे लोग हैं जिनके अभी जो चालान हैं वो पेंडिंग पाए गए हैं। नोएडा से काफ़ी लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के या तमाम दूसरे स्टेट्स में यहाँ से लोग गुजर करके जाते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा के शहर के अंदर भी जो चालान होते हैं उनको भी इसी चालान में काउंट किया गया है। बाहर राज्यों की गाड़ियों के चालान होने के बावजूद भी वो अभी तक जमा नहीं हो पाए हैं, जिसके लिए बार बार जिला लोक अदालत भी लगाई जा रही है। नोएडा से मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े चिड़ियाघर जम्बू जू, जो कि जम्मू में स्थित है, अब यहाँ आने वाले विजिटर्स को पहली बार देखने को मिलेंगे शेर और शेरनी और उसी के साथ बाघ और बाघिन। इससे पहले जो विजिटर यहाँ पर आते थे उन्हें यहाँ पर भालू, तेंदुआ, विभिन्न प्रजातियों के सांप, पक्षी और अन्य जानवर देखने को मिलते थे, लेकिन ये पहली बार है जब दूसरे राज्यों से शेर और शेरनी और बाघ और बाघिन को लाया गया है। हम इस समय जम्बू जू में मौजूद हैं। ये आप देखिए सामने तस्वीरों में आपको यहाँ पर शेर भी दिखेगा, आपको यहाँ पर शेरनी भी दिखेगी। शेर शेरनी को लाया गया है गुजरात से और बाघ बाघिन को लाया गया है चेन्नई से। आपको बता दें कि चंद महीने पहले जम्बू चिड़ियाघर को आम पर्यटकों के लिए खोला गया था और तब से यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो लगातार आ रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है कि जब जम्मू में जो जम्बू चिड़ियाघर है, जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचेंगे, जो विजिटर यहाँ पर पहुँचेंगे, उन्हें यहाँ पर शेर शेरनी भी देखने को मिलेंगे, बाघ बाघिन देखने को मिलेंगे और अन्य जंगली जानवर देखने को मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्बू चिड़ियाघर। मैच देखने आए दर्शक के पास से शराब मिलने पर उसके पास से उगाही करने वाले पुलिस वालों पर गिरी गाज, 10 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। गुजरात के अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच देखने के लिए गुजरात के बाहर से हजारों दर्शक आए हुए थे। उन्हीं में से एक दर्शक जो कि दिल्ली से आया हुआ था, उसके पास शराब की बोतल मिलने पर गुजरात पुलिस के कुछ सुरक्षा कर्मियों ने उसके पास से पैसे की उगाही की। बयान के मुताबिक पहले उससे 2 लाख रुपए मांगे गए, लेकिन बाद में 20,000 रुपए लेकर मामला रफा दफा किया गया और ये 20,000 रुपए भी उससे यूपीआई के जरिए लिए गए, जिसके बाद उसने मीडिया में ये बयान दिया और पूरे इस बयान से खलबली मच गई। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक डीसीपी शफीक हसन ने पूरे मामले की जांच की और इस मामले में 20,000 रुपए की उगाही करने वाले पुलिस के जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें से बताया जा रहा है कि 3 ट्रैफिक पुलिस के कर्मी हैं और बाकी के 7 टीआरबी जवान हैं। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।